एक तरफ पिता की मृत्यु का गम तो दूसरी तरफ घर लौटने की खुशी। रूपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर देखा तो उसके दोस्त उसे लेने के लिए आए थे। दोनों आपस में गले मिलकर बातें करने लगी। तब रूपाली की दोस्त वंदना बोली, चलो रूपाली, तुम मेरे घर चलो। तब रूपाली बोली, नहीं वंदना, मुझे अभी माँ से मिलना है और घर जाना है। तुम घर की हालत जानती ही हो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, तुम मुझे घर के पास ही छोड़ देना। अब वंदना रूपाली को उसके घर के पास में छोड़ देती है। रूपाली जाकर डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती। तब रूपाली देखती है कि घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। तब वो अंदर चली जाती है तो उसे ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। फिर अचानक से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ से काली साड़ी पहने सजी सवरी एक औरत पैर पटकते हुए अंदर जाती है और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठी उस बुज़ुर्ग महिला पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? आसमान गिर गया या ज़मीन फट गई? कौन सी आफत आ गई? ज़रा सा देर दरवाज़ा बंद नहीं करने दे सकती? दिख नहीं रहा जब काम कर रही हूँ दरवाज़ा तोड़ने पर तुली क्यों है? तब वो बुज़ुर्ग महिला डर के मारे सहम गई और एक कोने में सिमट गई। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल फिरदौस वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बुजुर्ग महिला के बाल बिखरे हुए, गंदे कपड़े और शरीर चुड़े हुए की भांति ढांचे की भांति दिख रहा था और चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ छाई हुई थी। उस औरत को देखकर रूपाली का यकीन सच में बदल गया। वो ज़ोर से चिल्लाई, कौन हो तुम और मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए? हटो यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? माँ, क्या हो गया आपको? आप कैसे हो गई? आप तो अच्छी भली थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? आपकी हालत कैसे हो गई? कहते हुए रूपाली ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रूपाली की आवाज़ सुनकर उसका भाई अभिषेक, जो कि कमरे में था, वो अचानक कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे रूपाली, तुम आ गई हो, चलो यहाँ आओ। देखो अभिषेक, कौन है ये औरत और माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? तुम इसे अभी के अभी समझाओ। तब अभिषेक बोला कि ये औरत तुम्हारी भाभी है, मेरी पत्नी है। अरे दीदी, मैंने पहचाना नहीं। क्या है ना, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था। अभिषेक की पत्नी अनन्या मीठी छुरी बनते हुए अपना परिचय कराते हुए बोली। तब रूपाली अपने भाई भाभी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और उससे ज़्यादा उसे अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी। तब अभिषेक ने रूपाली को अपने पास सोफे पर बैठाया और अनन्या को चाय नाश्ता लाने के लिए भेज दिया। बहन रूपाली को रोता हुआ देख अभिषेक भी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, क्या करूं मेरी बहन, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। पता नहीं कौन से दोष हैं हमारे नसीब में, पता नहीं कौन से पाप कर दिए जो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। पिताजी भी चले गए और अपनी माँ की ये हालत हो गई। उनके सदमे में वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाई, उन्हें अपनी सुध ना रहती। और देखो अब ये क्या दशा बना ली है इन्होंने अपनी। लेकिन माँ को हुआ क्या है अभिषेक? रूपाली हैरानी से पूछने लगी। और तुमने माँ को कमरे में बंद करके क्यों रखा है? तब अभिषेक बोला कि मैंने जानबूझकर माँ को कमरे में बंद करके नहीं रखा है। माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। पहले तुम्हारे गम में माँ बीमार रहने लगी थी, उसके बाद पापा चले गए, तब तो माँ बिल्कुल ही गुमसुम सी रहने लगी, बेहाल सी निढाल सी रहने लगी। और अब तो ये हाल है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। ज़ोर ज़ोर से कभी रोने लगती है तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, खुद से ही चिल्लाने लगती है, सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। कई बार कपड़े निकाल कर ऐसे ही कहीं भी नहाने बैठ जाती है। और अब तो हालत ऐसे हो गई कि जो भी सामान दिखता
उसे उठाकर सामने वाले व्यक्ति पर फेंक देती, इसीलिए किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए इन्हें कमरे में रखा है। और 3 बार खाना तो नॉर्मल ही खाती है, लेकिन जब भूल जाती तो फिर से खाना खाती है। बहुत परेशान कर दिया है। मैं भी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। बहुत दुख होता है मुझे माँ की ऐसा व्यवहार देखकर। कहते हुए अभिषेक रोने लगा और बोला, क्या तुम अभी भी माँ के पास जाना चाहोगी रूपाली? तब रूपाली अभिषेक की एक भी बात नहीं सुनती और खुद को ना रोकते हुए वो अपनी माँ कांता जी के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उन्हें उसके भाई भाभी ने कमरे में बंद करके रखा हुआ था। जैसे ही कांता जी रूपाली को देखती है तो पास में पड़ी वस्तु उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। चली जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चली जाओ यहाँ से, कहकर कांता जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रूपाली अपनी माँ की ऐसी हालत, ऐसा रूप देखकर सहम जाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। फिर वो धीरे से हिम्मत करके उनके पास जाती है और बोलती है, माँ मैं हूँ आपकी प्यारी बेटी रूपाली, माँ देखो मुझे, पहचाने मुझे, कहते हुए रूपाली कांता जी का ध्यान अपने ऊपर लाती है। तब कांता जी थोड़ा शांत हो जाती है। रूपाली की नज़र जैसे ही कांता जी की कमर और हाथ पैरों पर पड़ी तो देखा उन पर अजीब से निशान थे। निशानों को देखकर रूपाली को और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वो हैरान परेशान हो गई कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कांता जी फिर से चिल्लाने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तभी अभिषेक आकर बोला, देखा रूपाली, अभी थोड़ी देर पहले खाना दिया था इनको और फिर से इन्हें भूख लग गई। ऐसे ही ये परेशान करती रहती है। तब रूपाली बोली, क्या हुआ भाई, अगर खाना ले रही है तो क्या हो गया, भूख ही लगी होगी, बिना बात के तो खाएंगी नहीं, कहकर वो किचन में जाकर कुछ खाने को लाती है और अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है। खाने को देखकर कांता जी चुप हो जाती है और रूपाली को निहारने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देखे ही जा रही थी। फिर रूपाली वहाँ से उठकर अपने भाई अभिषेक के पास जाकर बोली, अभिषेक क्या तुमने माँ को डॉक्टर को दिखाया? क्या तुमने इनका इलाज करवाया? उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, उनका अच्छे से इलाज करवाओ। तब अभिषेक बोला अपना ढोंग रचाते हुए, क्या करूं बहन, इतने डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, पर डॉक्टर का कहना है कि इनके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। अब मेरी मजबूरी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अब इन पर इलाज के लिए खर्च करता रहूं। ये तुम भी जानती हो, अभिषेक बाबूजी की इतनी जमा पूंजी थी और उन्होंने तुम्हें दे दी होगी माँ की सेवा के लिए, इतनी ज़मीन जायदाद है उनकी, फिर तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तब अभिषेक बोला, बस रूपाली, इसी बात का तो दुख है, इसी बात का तो दिन रात का रोना लगा रहता है मुझे। पता नहीं पिताजी मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल कर गए हैं। क्या मतलब अभिषेक? तब रूपाली ने उत्सुकता से पूछा। तब अभिषेक बोला, मतलब ये है रूपाली कि बाबूजी की जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने उसकी एफडी बनवा ली थी और जो ज़मीन खेती बाड़ी की थी उन्होंने उसे भी तुम्हारे नाम पर कर दिया और एफडी को भी तुम्हारे नाम पर कर दिया। मेरे लिए तो बस ये मकान और दुकान दी है, वो भी माँ के नाम पर है। पता नहीं पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मतलब था उनको इस सब से? उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं था। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से इलाज कराऊं? कहते हुए अभिषेक के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ नज़र आने लगी। बाबूजी को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था। तब रूपाली बोली कि भाई, मुझे ज़मीन जायदाद से प्यार नहीं है, मुझे मेरी माँ ज़्यादा प्यारी है और मुझे उस संपत्ति में से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ चाहिए, वो ठीक हो जाए, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी।
मेरे लिए मेरी सब कुछ मेरी माँ है। ये सुनते ही अभिषेक और उसकी पत्नी अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उनका दिल बाग बाग हो गया, मानो उनकी मन मुराद पूरी होने वाली हो। अब अभिषेक बोला, मेरी बहन रूपाली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और माँ के इलाज के लिए मेरी मदद कर दोगी। तुम एक जिम्मेदार बेटी और एक जिम्मेदार बहन हो। बाबूजी की तेरहवीं कुछ दिन में ही हो जाएगी। उसके बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे। देखना और ज़मीन के कागज़ों पर तुम साइन कर देना। फिर मैं माँ का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा दूँगा। देखना तुम माँ जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी और पहले जैसे ही हमारे साथ हंसने बोलने लगेगी, हमारे साथ समय व्यतीत करेगी। अभिषेक और अनन्या का प्लान काम करता नज़र आ रहा था। उन्हें मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस बात की। उनकी तरकीब के हिसाब से उन्होंने जो सोचा हुआ था कि बहन से माँ का लालच देकर ज़मीन जायदाद पर दस्तखत करके सारी संपत्ति हड़प लूँगा और माँ तो पागल हो चुकी है, उनसे भी किसी तरह अंगूठा लगवा ही लूँगा। फिर सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। उसके बाद माँ को पागल खाने पागल करार देकर छोड़ दूँगा। अब रूपाली ने अपनी माँ को नहलाया, प्यार से उनके बाल सहलाते हुए उनके बालों में तेल लगाकर बाल बांधे, उन्हें अच्छे नए कपड़े पहनाए और उन्हें चारपाई पर बैठा दिया। हालांकि कांता जी कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप रूपाली को देखे जा रही थी। रूपाली अपनी माँ के पास ऐसे ही घंटों बैठी रही और सोचती रही कि ये मेरी वही माँ है जो मुझसे कितना प्यार करती थी, और वहीं पर सो गई। अगले दिन जब वो सुबह में उठी, नाश्ता करने के बाद उसने सोचा कि वो अपनी दोस्त वंदना के पास जाकर उससे मिलकर आएगी। जैसे ही घर से निकली तो पड़ोस वाली शालिनी अम्मा, जो कि उसकी माँ कांता जी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनका उनके घर पर आना जाना लगा ही रहता था और जो घर में होता था वो सब शालिनी देवी के पड़ोस में रहने की वजह से पता होता था। शालिनी अम्मा ने रूपाली को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने पर रूपाली उनके पास गई और उनका आशीर्वाद लिया और कुछ देर उनके पास ही बैठी गई। तब जो शालिनी अम्मा ने रूपाली को बताया, बेटी जब तुमने प्रेम विवाह किया था तब से तुमने इस घर में कदम नहीं रखा। ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने ऐसा रवैया किया था जिसकी वजह से तुम इस घर में लौटकर कभी आई ही नहीं, और पिता की मृत्यु की खबर सुनकर तुम आई हो। हाँ, अभिषेक भाई ने ही मुझे फ़ोन पर बताया था कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ काकी, और मैं यहाँ तक चली आई। मेरे पति विहान बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बेटी रूपाली, कहाँ भाई भाभी की बढ़ाइयाँ कर रही है तू जानती भी है ये सब तेरे भाई भाभी का ही किया धरा है, जो आज तेरी माँ की ये दशा बन गई है और तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर रूपाली के होश उड़ गए। शालिनी जी बोली कि बेटा, तुम्हारे घर पर तो आए दिन लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। तुम्हारे भाई अभिषेक की किसी न किसी बात को लेकर तुम्हारे बाबूजी के साथ कहा सुनी हो ही जाती थी, जिसकी वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, जिसकी वजह से तेरे बाबूजी बीमार रहने लगे। अच्छे से इलाज ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके सदमे में तुम्हारी माँ भी बीमार सी रहने लगी। बीमारी की हालत में तुम्हारी भाभी अनन्या ने उनसे घर का सारा काम कराया और तुम्हारा भाई भी इस सब पर कुछ नहीं कहता। तुम्हारी भाभी उन्हें दिन रात खरी खोटी सुनाती रहती कि सारी जायदाद बेटे के नाम कर दी, बेटे को तो जैसे ऐसे ही उठा के लाए हो। और इस सब पर तुम्हारा भाई भी उसको कुछ ना कहता, बल्कि तुम्हारी माँ को ही गलत समझता, उसे बोझ समझता, उन्हें डांटता फटकारता। पता है 3 दिन पहले तुम्हारे घर पर खूब लड़ाइयाँ हुई, जिसमें तुम्हारी माँ कांता जी बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो चिल्ला रही थी और बहू उन पर अत्याचार कर रही थी, और आज उनकी हालत ये हो गई है। लेकिन अम्मा, भाई भाभी, माँ बाबूजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए रूपाली रोने लगी।
शालिनी अम्मा ने उसे चुप कराया। अब रूपाली ने अपनी दोस्त वंदना के घर जाना ठीक ना समझा और वो वापस अपनी माँ कांता जी के पास चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके गैर मौजूदगी में पता नहीं उसके भाई भाभी उसकी माँ कांता जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। 4 दिन हो गए थे विदेश से भारत आए हुए रूपाली को, और इन 4 दिनों में सारे ही काम कांता जी के रूपाली ने ही किए थे। वो ही सब कुछ कर रही थी। उनको नहलाना, खाना खिलाना, बाल बनाना सब रूपाली ही कर रही थी। अब कांता जी की तबीयत में सुधार आने लगा था। एक दिन अचानक से उन्होंने रूपाली को बेटी कहकर पुकारा। अपनी माँ की ज़ुबान से बेटी शब्द सुनकर रूपाली को बहुत अच्छा लगा। उसका दिल खुशी से भर गया और वो अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और इधर जब अनन्या ने अपनी सास को देखा तो दौड़कर कमरे में आई और अपने पति के पास जाकर बोली, देखो जी, तुम्हारी माँ को कितनी भली चंगी बैठी है, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं वो, और रूपाली से बातें भी कर रही है। अजी मुझे तो डर है, कहीं बुढ़िया ठीक हो गई तो हमारा क्या होगा, कहकर आश्चर्य करने लगी। अपनी माँ कांता जी की ठीक होने की बात सुनकर अभिषेक भी हैरान परेशान हो गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। क्या तुमने माँ को वो गोली नहीं दी? अजी मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी बहन इस बुढ़िया का पीछा छोड़ती ही कहाँ है, सारा दिन इससे चिपकी रहती है। 4 दिन हो गए उसे आए हुए, वो दवाई मैंने खिलाई ही नहीं, भिन भिनाते हुए अनन्या बोली। तब अभिषेक ने एक शीशी से गोली निकाली और उसे गिलास में करके पानी में मिला दिया और गिलास लेकर अपनी माँ कांता जी के कमरे में पहुँच गया और अपना नाटक रचाते हुए बोला, हटना रूपाली ज़रा, थोड़ी देर के लिए यहाँ से, माँ को दवाई खिलानी है, विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाएंगी तो कमज़ोर पड़ जाएंगी और परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कहते हुए अभिषेक ने कांता जी के मुंह में वो गोली डाली, ऊपर से दवाई मिलाया हुआ वो पानी पिला दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। रूपाली को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो चुपचाप सब देखती रही। 1 घंटे बाद देखा तो कांता जी फिर से उसी हालत में हो गई। चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, उन्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगे। लेकिन रूपाली को माँ की ये हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आखिर ये कैसे हो गया। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि अभी 1 घंटे पहले माँ बिल्कुल ठीक थी। उसके भाई अभिषेक ने माँ को दवाई दी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। सोचते हुए वो जल्दी से रसोई में पहुँची। देखा तो वहाँ पर एक दवाई की शीशी रखी थी। उसने शीशी का फ़ोटो लिया और अपनी दोस्त वंदना के पास भेज दिया कि पता करो ये दवाई किस चीज़ के लिए है और क्या होता है इससे, कैसी होती है ये। फिर रूपाली अपनी माँ कांता जी के पास आई। देखा तो कांता जी सो चुकी थी। आज रूपाली को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई की लड़ाई की वजह से वो अपने माता पिता से भी रूठी रही और उनसे मिल ना पाई। काश वो बीच में आ जाती तो ये सब ना होता, उसे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। उसकी आंखें भर आई। उसे आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे अपने बाबूजी की याद आ रही थी। तभी उसने उनकी अलमारी खोली और उनकी डायरी निकालकर पढ़ने लगी। भावुकता से पढ़ते हुए डायरी में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पत्र भी लिखे थे और अपने बेटे अभिषेक के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी यादें संजोकर डायरी में लिखी थी। फिर देखा तो लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी प्यारी रूपाली के नाम। अपना नाम देखते ही रूपाली उत्सुकता से पत्र को पढ़ने लगती है और आराम से बेड पर बैठ जाती है। मेरी प्यारी बेटी रूपाली, तुम जानती हो जिस दिन से तुमने प्रेम विवाह किया अपने भाई के खिलाफ जाकर, और तुम्हारी और उसकी काफ़ी कहा सुनी भी हुई, और इसमें उसने तुम्हारे पति विहान को भी बहुत अपमानित किया, जिसे तुम बर्दाश्त ना कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हें ये बातें दिल पर लगी। मैं भी कुछ ना कह पाया। मैं तुम्हारे इस विवाह के खिलाफ नहीं था बेटी। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, पर तुम विदेश चली गई अपने पति के साथ, और इधर अभिषेक ने मुझ पर दुनियादारी और लाज की बेड़ियाँ
मेरे पैरों में बांध दी, मुझे इस सब से रोक दिया। कहा कि या तो आप अपनी बेटी रूपाली को चुन लो या फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे फ़ोन पर भी बात ना कर पाया। बेटी, मुझे माफ़ कर देना। समय के साथ सब सामान्य होने लगा, परंतु एक दिन मैंने बंटवारे की बात करी। मैंने कहा कि मैं अपनी जायदाद बराबर अपने दोनों बच्चों में बांट दूंगा। आधा हिस्सा मैं अपने बेटे के नाम तो आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करूंगा। इस पर अभिषेक बिफर गया और गुस्से में उस दिन भी घर पर खूब लड़ाइयाँ हुई। झगड़ा होने की वजह से तेरी माँ भी परेशान रहती और मैं भी। फिर उसके बाद खुद अभिषेक ने ही अपनी पसंद की लड़की अनन्या से शादी की, जबकि इसमें हमारी मर्जी नहीं थी। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अनन्या बहुत ही नकचड़ मिजाज की लड़की थी। हम नहीं चाहते थे कि वो घर में आते ही बवाल मचाए। और जब मैंने अभिषेक से इस शादी के लिए मना किया, तब वो बोला कि जब तुम्हारी बेटी ने अपनी पसंद से शादी की, प्रेम विवाह किया, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, और आज जब बेटा कर रहा है तो परेशानी हो रही है। आपको तो मेरी हर बात से ही परेशानी है। लाज शर्म आ रही है आपको। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अनन्या से। और जब मैंने उस लड़की अनन्या के बारे में बताया कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो एक चरित्रहीन लड़की है, तब तेरे भाई अभिषेक ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया था। रूपाली निशब्द हो गई और सुन पड़ गई। वो सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का नियम है। भगवान समान माता पिता इतने अच्छे होते हैं, ये कहाँ की सीख है। आज उसे अपने भाई अभिषेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की ज्वालामुखी उसके दिल और दिमाग में भरी पड़ी थी। सोच रही थी कि अभी के अभी जाकर अभिषेक के मुंह पर तमाचे जड़ दूँ और इनसे अपने माँ बाप का बदला लूँ। लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि 2-4 तमाचे से इनका क्या ही होगा। इससे मेरे माँ बाप का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। इन्होंने तिल तिल करके मेरे माँ बाबूजी को तड़पाया है। सोच सोच कर वो पत्र आगे पढ़ती है। बेटी, तुम्हारे भाई अभिषेक के विरोध करने के बावजूद भी मैंने जायदाद के 2 हिस्सों में बांट दिया था, क्योंकि सारी जायदाद मैं अभिषेक के नाम अगर कर देता तो हमारी इज्जत ना कर पाता। और अभी कौन सा करता था वो, हमें पूछेगा भी नहीं वो। और आज मेरी और तेरी माँ की जो हालत है, उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई अभिषेक और वो लड़की अनन्या है। लेकिन बेटी रूपाली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हो सके तो मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारा अभागा बाबूजी। जैसे ही रूपाली पत्र को पूरा पढ़ती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक रूपाली की दोस्त वंदना का फ़ोन आता है। रूपाली अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालती है। हेलो रूपाली, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे उस दवाई के बारे में अर्जेंट बात करनी है। तुम मुझसे अभी आकर मिलो, बहुत ज़रूरी बात है। तब रूपाली बोलती है कि हाँ वंदना, मुझे भी तुमसे बात करनी है, मैं अभी निकलती हूँ। कहकर वो वंदना के पास जाती है। क्या हुआ वंदना, वो दवाई कैसी थी? क्या वो विटामिन की दवाई है? कमज़ोरी दूर करने के लिए ताकत की दवाई है? नहीं रूपाली, ये बताओ ये दवाई कौन खाता है और किसके लिए है ये दवाई? तब रूपाली बोलती है कि ये दवाई मेरी माँ की है। तब वंदना बोली, रूपाली, तुम्हारे घर में आखिर ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता भी है ये दवाई किसके लिए होती है? ये दवाई इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए होती है। ये दवाई खाकर इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग की हालत खो बैठता है और अपने होशो-हवास खो बैठता है और पागल हो जाता है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिशें हो रही है तुम्हारी माँ के खिलाफ। ये सुन रूपाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो धम से ज़मीन पर बैठ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। क्या औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी करती है? तब वो बोलती है कि वंदना, मेरा भाई ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए माँ को पागल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हाँ रूपाली, ज़रूर तुम्हारे भाई भाभी ने ये प्लान बनाया होगा। तब रूपाली बोली कि वंदना, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी उनका।
कैसे बनाते हैं प्लान, इनको ये सिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो रूपाली, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहकर दोनों सहेलियाँ आपस में कुछ बातचीत करने लगती हैं। कुछ देर बाद रूपाली अपने घर आ जाती है। अगली सुबह को वो अपने भाई अभिषेक से जाकर बोलती है कि मेरी फ़्लाइट है आज रात की, 13वीं के बाद मैं वापस विदेश चली जाऊंगी। फ़्लाइट के बाद सुनते ही अभिषेक सक पका जाता है। अरे ऐसे कैसे? मेरा मतलब रूपाली, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? माँ का भी तो इलाज करना है, तुम्हें याद है ना? उन कागज़ पर तुम्हें अपने साइन करने हैं, तुम्हारे सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं हो पाएगा रूपाली, ये तुम अच्छे से जानती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं वकील साहब को कॉल कर देता हूँ। बाबूजी की 13वीं के बाद तुम उन कागज़ पर साइन कर देना और फिर आराम से चली जाना बेझिझक होकर, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगा। हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इलाज के बाद तो माँ जी पहले की तरह भली चंगी हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अनन्या मीठी छोरी बनते हुए बोली। अब थोड़ी देर बाद पंडित जी भी घर पर आ चुके थे और 13वीं का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मेहमान और आस पड़ोस के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो गए। तब अभिषेक खुद को बहुत अच्छा दिखाते हुए अपने बाबूजी की तारीफ़ें करने लगा, उनके लिए शब्द बोलने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान समान थे और हमेशा रहेंगे। तब रूपाली का मन हुआ कि सबके सामने जाकर इसका सारा नाटक बंद कर दे और सबको बता दूं इसकी असलियत, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और किसी के आने का इंतज़ार करने लगी। फिर कुछ देर बाद रूपाली ने अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में बोलना शुरू किया। तब उसकी नज़र अपने भाई अभिषेक पर पड़ी, जो कि वकील के साथ बैठा हुआ था और उसे सारे कागज़ दिखाते हुए इशारा कर रहा था। रूपाली का गला रौंद गया। ये सब देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उससे बर्दाश्त ना हुआ। जब उसने सामने देखा उसकी दोस्त वंदना अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी, तब उसको थोड़ी हिम्मत मिली और उसने बोलना शुरू किया कि मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, ताकि आगे जाकर आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान रखें। शायद आपको पता नहीं, तो मैं आज बताती हूँ कि मेरे भाई अभिषेक की नज़र में मैं सिर्फ एक ज़मीन का हिस्सा हूँ। रूपाली के ऐसा बोलते ही भरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। सब चुपचाप रूपाली को सुनने लगे। फिर रूपाली ने बोलना शुरू किया, वो ज़मीन जो मेरे बाबूजी ने मेरे नाम पर की है, इस ज़मीन के लिए मुझे विदेश से फ़ोन करके मेरे भाई अभिषेक ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे आगे मिन्नतें मुरादें की, और अगर आज वो ज़मीन मेरे पास ना होती तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ तक कि बाबूजी की मृत्यु की खबर भी मुझे ना पता चलती। ये सब सुनते ही अभिषेक जगह से खड़ा हो गया अपनी, और हैरान होकर गुस्से में रूपाली की ओर घूरने लगा और उसे चुप रहने का इशारा करने लगा। तब रूपाली बोली कि ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो अभिषेक, कि मैं अपने माँ बाबूजी की बेटी हूँ और माँ बाप की जायदाद पर, ज़मीन पर बेटियों का हक नहीं होता। ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अरे बेटियाँ तो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माँ बाबूजी को कोई परेशानी न हो, कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी नज़रों में उनकी इज़्ज़त सम्मान बना रहे, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ माँ बाप ने भी उन्हें कुछ दिया हुआ है, उन्हें बुढ़ापे में ऐसा एहसास ना कराए कि वो उन पर बोझ है। और ये बात तो साफ़ है कि आज के बाद मेरा मायका ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह की हरकतें तुमने मेरे माता पिता के साथ की है, उसके बाद मैं तुम्हें अपना भाई कहना गवारा नहीं समझती। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमसे इसी तरह तिल तिल करके हिसाब लूँगी, जिस तरह से तुमने मेरे माँ बाप को तड़पाया है। ये सुनते ही अभिषेक का पारा गुस्से में चढ़ गया और वो गुस्से में स्टेज पर रूपाली के पास पहुंचा और उसे धमकाते हुए बोला कि अगर एक शब्द भी बोला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो बोलने आई हो वही बोलो, फालतू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ से निकलती बनो।
अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कहकर रूपाली पर चिल्लाया। तब अनन्या अपने पति अभिषेक को चुप कराते हुए बोली, दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हो? घर की बात घर में ही रहने दो। क्यों सबके सामने फजीता कर रही हो? हमारा तमाशा बना रही हो? अगर आप ऐसे करोगी तो बाबूजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी भला? तब रूपाली बोली, अरे वाह भाभी, वो जिन लोगों की वजह से मेरे बाबूजी समय से पहले ही इस भरी दुनिया से चले गए, उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला आप लोगों ने, उन्हें इतनी चिंताओं से बांध दिया आप लोगों ने। आज वही लोग उनकी आत्मा को शांति देने लगे। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी। उसने अपने हाथ से वो दवाई निकाली और दिखाते हुए बोली, देखिए ये वही दवाई है जिसे मेरे भाई भाभी मेरी माँ को खिलाते हैं। और आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ये वो दवाई है जिससे इंसान पागल हो जाता है, उसके मानसिक संतुलन पर फर्क पड़ता है। ये एक तरह का जहर है। ये क्या बकवास कर रही हो रूपाली? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ये सर तुम्हारी एक घटिया चाल है जिससे तुम मुझे और अपनी भाभी को बदनाम करना चाहती हो, अभिषेक चिल्लाकर बोला। तब रूपाली बोली, अरे अभिषेक ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बाबूजी की वो डायरी पढ़ना बाकी है जिसमें उन्होंने तुम्हारी सारी हरकतों का मुआयना बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये सुनते ही अभिषेक और अनन्या सकते में आ गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे इस सिचुएशन से। अनन्या ने अभिषेक को चलने का इशारा किया। जैसे ही वो दोनों जाने लगे तभी वहाँ मौके पर पुलिस आ पहुँची। रूपाली ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस कंप्लेंट की थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। तब रूपाली बोली, अरे भाई भाभी कहाँ जा रहे हो? अभी ज़मीन भी तो आपको अपने नाम पर करानी है, जायदाद जो हड़पनी है आपको मेरी। रूपाली ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए, वो कागजात, वो दवाई की शीशी और अपनी माँ को सबूत के तौर पर दिखाया। उनके वो निशान दिखाए। अभिषेक और अनन्या को पुलिस पकड़ कर ले गई। अभिषेक और अनन्या की सारी चाल धरी की धरी रह गई। दोनों के पास पछताने के सिवा अब कुछ भी ना बचा था। अब उन्हें 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और जो भी जायदाद थी उसका फैसला रूपाली को दे दिया गया कि जो भी फैसला जायदाद के हक में रूपाली करेगी वही मान लिया जाएगा। लेकिन रूपाली को जायदाद का कोई लालच नहीं था। वो तो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहती थी और अपने माँ बाबूजी का बदला अपने भाई भाभी से लेना चाहती थी और ना ही वो किसी का हक रखना चाहती थी। इसलिए उसने पुश्तैनी मकान और दुकान अपने भाई अभिषेक को ही दे दी और जो अपने हिस्से की ज़मीन थी उसे बेचकर उसने सारे पैसे वृद्धाश्रम के बूढ़े बुजुर्गों पर खर्च करने के लिए दे दिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दे दिए और अपनी माँ कांता जी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चली आई और ले जाकर उनकी देखभाल करने लगी। समय के साथ कांता जी रूपाली के बच्चों के साथ घुल मिल गई। रूपाली का पति विहान भी कांता जी का खूब ख्याल रखता और अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है रूपाली और उसके बाबूजी को लेकर? उन्होंने जो फैसला किया वो सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो उसने अपने भाई भाभी के साथ किया वो सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानियाँ आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।